Good morning students, welcome back to my channel Study with अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एक टेस्ट लेकर आया हूँ। आज ये आपके टेस्ट का डे 12 है। आज के इस टेस्ट में मैं आप लोगों से यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ और हर एक क्वेश्चन आप लोगों का 4 नंबर का होने वाला है, यानी पूरा टेस्ट आप लोगों का 40 नंबर का होने वाला है। जैसे मैं आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं वैसे ही आप लोगों को लाइव चैट में कमेंट करके अपना आंसर बताना है। और आज के इस टेस्ट में निगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान रखिएगा। देखिए, इससे पहले जो मैंने आप लोगों का टेस्ट लिया था वहाँ पे मैंने आप लोगों को टेस्ट के कुछ रूल्स बताए हुए थे। उसी रूल्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को अपना टेस्ट देना है। मैं बार बार यहाँ पे रूल्स को रिपीट नहीं कर सकता, नहीं तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। चलिए फिर आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट और 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन लिखा है, एक ध्वनि तरंग 440 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। यदि ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य 1.5 सेंटीमीटर हो तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। आपको यहाँ पे ज्ञात करना है तो तरंग की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। 4 ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे और इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार सॉल्व कराया है। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट जरूर करेंगे। और क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पैटर्न के कई क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, जब मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा तब आपको अपना आंसर नहीं करना है। मेरे आंसर बताने से पहले आप लोगों को अपना आंसर कर लेना है और एक बार ही कमेंट करके अपना आंसर बताइएगा। बार बार यहाँ पे कमेंट करके आंसर मत बताइएगा और ऑप्शन अपना चेंज मत कीजिएगा। जो एक बार आपने आंसर बता दिया उसी को मैं फाइनल मानूंगा। अगर बाद में आप चेंज करेंगे तो मैं आपके आंसर को गलत ही मानूंगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1 मिनट और 30 सेकंड का टाइम मैंने आपको दिया है और यहाँ पे आधे से ज़्यादा टाइम आपका बीत चुका है। और अभी आगे मैं आपको ये क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करके बताऊंगा, एक एक स्टेप में आपको सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी कैलकुलेटिव है, यानी आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका टाइम हो चुका है कंप्लीट। अब मैं आपको यहाँ पे आंसर बताने जा रहा हूँ। अब कोई स्टूडेंट यहाँ पे आंसर नहीं करेगा। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 29,333 हर्ट्ज। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको ये क्वेश्चन डिटेल में समझा देता हूँ। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज़ें पता है। यहाँ पे लिखा है कि एक ध्वनि तरंग 440 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चलती है, यानी यहाँ पे जो ध्वनि तरंग की चाल दी गई है वो हमें 440 मीटर प्रति सेकंड दी गई है। तो चाल को हम यहाँ पे v से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी वैल्यू हमें क्या दी गई है, 440 मीटर प्रति सेकंड। ये मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया। फिर इसके बाद लिखा है, यदि ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य 1.5 सेंटीमीटर हो। यहाँ पे हमें ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य भी दी गई है जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू हमें क्या दी गई है, 1.5 और ये सेंटीमीटर में दी गई है। अब हमें क्या करना होगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। जब तक मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं होगा। तो 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे और ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे ये कन्वर्ट नहीं हुआ, अभी आगे भी हमें सॉल्व करना होगा। तो देखिए 1.5 है ना आपका, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब नीचे आपका क्या लिखा है, 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻², यानी 10 की घात 2 का मान ही तो 100 होता है, तो 100 को हम 10 की घात 2 लिख सकते हैं। जब आगे सॉल्व करेंगे तो 1.5 ये आपका ऐसे ही रहेगा और 10 की घात 2 को जब ऊपर भेजेंगे ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और देखिए जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे पावर निगेटिव में हो जाएगी, 10⁻⁻² और मीटर में, ध्यान रखिएगा।
सो यहाँ पे अब ये आपका मीटर में कन्वर्ट हो चुका है 1.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो ऐसे कन्वर्ट करना था, यहीं पे स्टूडेंट गलती करते हैं और क्वेश्चन को पूरा गलत कर देते हैं। तो ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे इतना डिटेल में बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे 1.5 इंटू 10⁻⁻² और ये मीटर में हो जाएगा। देखिए डिटेल में क्वेश्चन इसलिए आपको सॉल्व करके समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो चाहूँ तो मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे मात्र 20 सेकंड के अंदर सॉल्व कर देता, लेकिन फिर आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए इतना डिटेल में बता रहा हूँ। सो यहाँ पे ये मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हमसे पूछा जा रहा है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी, एन की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो एन इज इक्वल टू, हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, एन इज इक्वल टू आपका एक फॉर्मूला होता है v अपॉन में लैम्डा, कई बार मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। अब v की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो 440 मीटर प्रति सेकेंड है, और अपॉन में लैम्डा की वैल्यू को जो हमने मीटर में कन्वर्ट किया 1.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर हमें यहाँ पे मिला हुआ था। ठीक है, अब देखिए नीचे आपका यहाँ पे 1.5 है ना, जब इस पॉइंट को यहाँ से हम हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक संख्या 5 है, इसीलिए ऊपर आपका एक 0 बढ़ जाएगा। अब ऊपर आपका क्या हो गया 4400, और यहाँ पे दशमलव हमने हटा दिया, अब केवल यहाँ पे 15 है, ध्यान रखिएगा। अब आप क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये जो 10⁻⁻² है ना, अभी इसको हम ऊपर भेजेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, ये जो 4400 है ना, इसमें हम क्या करेंगे 15 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब 15 से डिवाइड करेंगे 4400 में, तो हमें सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, सॉल्व करने पर मिलेगा 293, फिर इसके बाद 0.33, दशमलव के बाद आपको केवल 2 अंक तक सॉल्व करना है जब आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और 10⁻⁻² जब इसको ऊपर भेजेंगे तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और पावर यहाँ पे आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, 10⁻² हो जाएगी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे 293.33 ये आपका है, और गुणे 10 की घात 2 है। तो 10 की घात 2 का मान क्या होता है, अगर 10 की घात 2 का मान हम लिखें तो हमें 100 मिलेगा। अब 293.33 की मल्टीप्लाई आप 100 में करवा दीजिए तो आपको क्या मिलेगा 29। ठीक है, 29333, और हर्ट्ज में आएगा क्योंकि आवृत्ति को निकाल रहे हैं, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सो चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में काफ़ी कैलकुलेशन करनी है, एक एक स्टेप मैंने आपको बता दिया। मैं चाहता तो ये क्वेश्चन मात्र 20 सेकेंड में सॉल्व कर देता, लेकिन फिर आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए इतना डिटेल में बताया। अब इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको 15 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आवृत्तियों वाली तरंगों में से कौन सी तरंगे मनुष्य को नहीं सुनाई देंगी। ऑप्शन ए दिया है 1000 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 250 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 15 हर्ट्ज, और ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन कई बार मैंने आपको कराया, और इस पैटर्न के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे आते, ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पे आपका टाइम कंप्लीट हो चुका है। अब आप आंसर मत कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे आंसर बताने जा रहा हूँ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 15 हर्ट्ज, ध्यान रखिएगा। यानी निम्नलिखित आवृत्तियों वाली तरंगों में से कौन सी तरंगे मनुष्य को नहीं सुनाई देंगी, जो 15 हर्ट्ज वाली आवृत्ति की तरंगे हैं ये मनुष्य को नहीं सुनाई देंगी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। 1 मिनट और 15 सेकेंड में आपको टाइम दे रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और इस पैटर्न के 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और यही क्वेश्चन मैंने आपको कई बार सॉल्व कराया है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक धातु के सिलेंडर में गैस का दाब 27 डिग्री सेल्सियस पर 4 वायुमंडल यानी 4 वायुमंडल है, 54 डिग्री सेल्सियस पर दाब वायुमंडल के पदों में क्या होगा, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1 मिनट और 30 सेकंड का टाइम दिया हुआ है। इसी टाइम के अंदर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कई बार क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, और मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे टेस्ट में निगेटिव मार्किंग है।
देखिए निगेटिव मार्किंग इसलिए मैंने इंक्लूड किया है क्योंकि आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में भी निगेटिव मार्किंग होती है। तो अब से मैं आप लोगों का जितना भी टेस्ट लूँगा सब में निगेटिव मार्किंग होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोग पहले क्वेश्चन को एक बार सॉल्व किया कीजिए। मैं देखता हूँ जैसे मैं क्वेश्चन सामने रखता नहीं आप लोग आंसर करने लग जाते हैं, तुक्का लगाते, सोचते हैं 4 में से 1 तो सही होगा। तो ऐसा मत किया कीजिए, पहले आप लोग एक बार क्वेश्चन को सॉल्व किया कीजिए फिर आंसर को बताया कीजिए। मैं आपको यहाँ पे इतनी मेहनत से डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व करके समझाता हूँ, अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो मेरे समझाने से क्या फ़ायदा। आप लोग क्वेश्चन को पहले सॉल्व किया कीजिए तब आंसर बताया कीजिए। देखिए मैं समझता हूँ आपकी बुक का क्वेश्चन होता है, कई बार आप लोग सॉल्व करते हैं इसीलिए आपको आंसर पता होता है, लेकिन जब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ना तो वैल्यूज़ आपकी चेंज रहेंगी, वहाँ पे तो आपको सॉल्व करना ही करना पड़ेगा। इससे बढ़िया अभी से सॉल्व करते हुए चलिए, प्रैक्टिस करते हुए चलिए। सो अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ, टाइम आपका कंप्लीट हो चुका है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब मैं आपको सॉल्व करके समझा देता हूँ कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि एक धातु के सिलेंडर में गैस का दाब 27 डिग्री सेल्सियस पर 4 वायुमंडल है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दाब यहाँ पे सबसे पहले P1 की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 4 वायुमंडल दी गई है। तो ये मैं सबसे पहले लिख देता हूँ 4 वायुमंडल, ठीक है, ये P1 की वैल्यू है, ठीक है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन में लिखा कि एक धातु के सिलेंडर में गैस का दाब 27 डिग्री सेल्सियस पर, यानी हमें यहाँ पे तापमान T1 की वैल्यू क्या दी गई है, T1 की वैल्यू हमें यहाँ पे जो दी गई है वो 27 डिग्री सेल्सियस दी गई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन में आगे लिखा है कि 54 डिग्री सेल्सियस पर, देखिए हमें यहाँ पे T2 की वैल्यू भी दी गई है, दूसरा तापमान T2 की वैल्यू क्या दी गई है, 54 डिग्री सेल्सियस दी गई है, ठीक है। फिर इसके बाद पूछा गया कि 54 डिग्री सेल्सियस पर दाब वायुमंडल के पदों में क्या होगा, यानी हमें यहाँ पे P2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए जो हमें यहाँ पे तापमान दिया है ये डिग्री सेल्सियस में दिया है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम केल्विन में चेंज करेंगे। तो T1 की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 27 डिग्री सेल्सियस दी गई है, जब इसको हम केल्विन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 27 लिखेंगे, ठीक है, 27 लिखेंगे और प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, 273 को ऐड कर देंगे। ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, ऐड करने पर हमें 300 मिलेगा और ये आपका अब केल्विन में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरीके से जो T2 की वैल्यू दूसरा तापमान दिया है 54 डिग्री सेल्सियस, 54 और प्लस 273 करेंगे, ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, ऐड करने पर हमें 327 मिलेगा और ये आपका केल्विन में कन्वर्ट हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा जो तापमान है उसको हमें सबसे पहले क्या करना होगा, केल्विन में कन्वर्ट करना होगा, तब जाके आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दाब तापमान नियम का प्रयोग करेंगे। तो दाब तापमान के नियम से P1 अपॉन में P2 इज इक्वल टू क्या होता है, T1 अपॉन में T2 होता है। ये सब रूल्स मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ाए हुए हैं। सो यहाँ पे P1 की वैल्यू तो हमें पता है, 4 वायुमंडल है तो 4 रखेंगे P1 की जगह, लेकिन P2 की वैल्यू तो हमें निकालना है, तो 4 अपॉन में P2 आपका ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू T1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, जो केल्विन में कन्वर्ट की 300 केल्विन है, तो 300 और अपॉन में T2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, केल्विन में जो कन्वर्ट की 327 है, ठीक है। पहले आप यहाँ तक क्वेश्चन को नोट कर लीजिए क्योंकि नीचे अब जगह है नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी ये नीचे वाली लाइन में फिर से लिख दूंगा, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे अब मैं इसको साफ कर देता हूँ, नीचे वाली लाइन में फिर से लिख देता हूँ। तो देखिए दाब तापमान के नियम से P1 अपॉन में P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन में T2 ये होता है। हमने वैल्यूज को पुट किया था यहाँ पे, P1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 4 थी, P2 की वैल्यू को हमें निकालना ही था। T1 की वैल्यू जब हमने केल्विन में कन्वर्ट की थी 300 और T2 की वैल्यू जब केल्विन में कन्वर्ट की थी तो हमें मिली थी 327। यहाँ तक हमने कर लिया ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए हमें P2 की वैल्यू को निकालना है।
P2 को ले आएंगे आगे। P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 327 की मल्टीप्लाई 4 में, तो 327 और गुणे 4 करेंगे। और देखिए P2 को आगे हमने ऑलरेडी ले लिया है, 300 आपका यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी को सॉल्व कर लेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर P2 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 4.36 वायुमंडल। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, आपको 4.36 वायुमंडल मिलेगा। तो 4.36 वायुमंडल कहीं पे दिया ही नहीं हुआ था, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन थोड़े लेंदी हैं, ध्यान रखिएगा, अगर प्रैक्टिस है तभी सॉल्व कर पाएंगे। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 ये तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कई बार कराया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। क्वेश्चन है कि कृत्रिम उपग्रह में एक अंतरिक्ष यात्री स्याही में पेन को डुबोकर पेन में स्याही भरने का प्रयास करता है। स्याही पेन में ऑप्शन ए दिया है भरी जाएगी, ऑप्शन बी नहीं भरी जाएगी, ऑप्शन सी स्याही की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा, और ऑप्शन डी दिया है कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से जरूर पूछे आते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। और देखिए ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन थोड़ी ना आपको, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो तुरंत आंसर कर पाएंगे। सो यहाँ पे आपका टाइम कंप्लीट होने वाला है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी जो स्याही है ये पेन में नहीं भरी जाएगी। अब इसका रीजन क्या है, रीजन मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए कृत्रिम उपग्रह में एक अंतरिक्ष यात्री भारहीनता का अनुभव करता है। किसका अनुभव करता है, भारहीनता का अनुभव करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि कृत्रिम उपग्रह में एक अंतरिक्ष यात्री भारहीनता का अनुभव करता है, और भारहीनता की स्थिति में पेन में स्याही का तल जो है वो चंद्राकार नहीं होता, अतः इसलिए जो स्याही है वो उसमें यानी पेन में नहीं चढ़ेगी, यानी यहाँ पे स्याही पेन में नहीं भरी जाएगी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ये भारहीनता के कारण होता है। मैंने आपको बताया ना कि कृत्रिम उपग्रह में एक अंतरिक्ष यात्री भारहीनता का अनुभव करता है, और भारहीनता की स्थिति में पेन में जो स्याही का तल वो चंद्राकार नहीं होता। ध्यान रखिएगा, जो स्याही का तल होता है वो चंद्राकार नहीं होता, अतः उसमें यानी पेन में स्याही नहीं चढ़ेगी, यानी स्याही नहीं भरी जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछे आएंगे, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित मिलानों में से कौन सा मिलान गलत है। सो मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। सबसे पहले सोडियम यानी Na का अयस्क ग्लोबेराइट लिखा हुआ है, फिर इसके बाद लोहे के अयस्क का नाम यहाँ पे सिडेराइट लिखा है, मैंगनीज का अयस्क सैरोसाइट लिखा है, और सिल्वर का अयस्क यहाँ पे पायरेजिराइट लिखा हुआ है। अब देखिए इन चारों मिलानों में से एक मिलान आपका गलत है, वही आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा मिलान आपका यहाँ पे गलत है। और देखिए धातु और उनके अयस्क से रिलेटेड कई वीडियोस मैंने बनाई हैं, सभी क्वेश्चन कराए हैं, अगर आपने रिवीजन किया है आंसर कर पाएंगे। सो यहाँ पे आपका टाइम कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी वाला होगा। जो मैंगनीज का अयस्क यहाँ पे सेरुसाइट लिखा है, ये सेरुसाइट नहीं होता है। तो ये जो सेरुसाइट है, ये सेरुसाइट ये किसका अयस्क होता है, ये लेड का अयस्क होता है। ध्यान रखिएगा किसका होता है, लेड का। और अगर सेरुसाइट का फॉर्मूला मैं आपको बताऊं तो फॉर्मूला क्या होता है सेरुसाइट का, सेरुसाइट का फॉर्मूला होता है PbCO3। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्या होता है PbCO3, ये सेरुसाइट का फॉर्मूला होता है। तो ये तो लेड का अयस्क होता है यानी Pb का होता है, तो यही मिलान आपका गलत हो जाएगा। और रही बात मैंगनीज के अयस्क की, तो मैंगनीज के अयस्क कौन कौन से होते हैं, पायरोलुसाइट होता है। क्या होता है, पायरोलुसाइट और मैग्नेटाइट, ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पे ये ऑप्शन सी वाला मिलान गलत है, यही करेक्ट होगा। और इसके अलावा सोडियम का एक अयस्क ग्लोबेराइट होता है, बिल्कुल सही है। लोहे का एक अयस्क सिडेराइट होता है, ये भी सही है। सिल्वर का एक अयस्क पायरेजिराइट होता है,
ये भी आपका सही है, ठीक है, जिसे आप रूबी सिल्वर के नाम से भी जानते हैं, पायरिजिराइट को, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में किसके संयोजन करने में बदला जा सकता है। ऑप्शन ए दिया है निम्न प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, ऑप्शन सी उच्च प्रतिरोध समांतर क्रम में, और ऑप्शन डी निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में। जल्दी से आप अपना आंसर मुझे बताइए। कई बार ये क्वेश्चन कराया है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, दोबारा भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो यहाँ पे टाइम आपका कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बता देता हूँ। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में। तो मैं आपको डिटेल में बता दूं, देखिए, एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए एक अन्य निम्न मान का प्रतिरोध इसके समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, जिसे हम संट कहते हैं। क्या कहते हैं? संट कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। मैं आपको फिर से रिपीट करके बता दूं, एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए एक अन्य निम्न मान का प्रतिरोध इसके समांतर क्रम में, ध्यान रखिएगा, पैरेलल में जोड़ दिया जाता है, जिसे संट कहते हैं। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न प्रतिरोध, वो भी समांतर क्रम में। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं, अब आपके एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। 27 जून से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। मात्र यहाँ पे आपके पास 7 से 8 दिन का समय बचा हुआ है। तो अब आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करना स्टार्ट कर दीजिए, रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब आपकी डेट आगे नहीं बढ़ने वाली। 7 से 8 दिन है। अगर यही 7 से 8 दिन आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, तो एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपका एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 1 मिनट और 30 सेकेंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है? क्वेश्चन है कि बैटरी के टर्मिनल से जुड़ा वोल्टमीटर 6 वोल्ट का पाठ्यांक दर्शाता है। बैटरी से जब लैंप को जलाया जाता है तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक 4 वोल्ट हो जाता है। यदि लैंप का प्रतिरोध 20 ओम हो तो बैटरी का प्रतिरोध आपको बताना है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2014 में आया क्वेश्चन। करीब 4 से 5 बार क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन यहाँ पे पहले आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, फिर मैं ऊपर ये क्वेश्चन को लेकर आता हूँ। क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपना आंसर बताइए। देखिए, मैंने आपको कई बार बताया कि मैक्सिमम सिलेबस मैंने आपका कंप्लीट करवाया हुआ है। केवल आप जाइएगा चैनल पर 2022 की सभी सब्जेक्ट्स की, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की 2022 की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। और एक साइंस की टेस्ट की प्लेलिस्ट है जो कि आपकी 2021 की है, वो भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। जितनी वीडियोस वहाँ पे हैं, जितना मैंने अगर पढ़ाया है आपको, अगर उतना आपने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक पढ़ा है ना, तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होगा। अब देखिए, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मुझसे अंतिम समय में जुड़े होंगे, तो मैं आप लोगों उन लोगों को ये कहूँगा कि आप लोग क्या कीजिए, जो आपको समझ में आता है, जो चैप्टर आपको ईजी लगता है, वहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम अब आपके पास है नहीं। क्योंकि मैंने 440 से ज़्यादा वीडियोस बनाई हुई हैं और आप 8 दिन में इतना कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो आपको समझ में आता है उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 10 ओम। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कैसे होगा, चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्या चीज़ें हमें क्वेश्चन में पता है। सो यहाँ पे देखिए, बैटरी के टर्मिनल से जुड़ा वोल्टमीटर 6 वोल्ट का पाठ्यांक दर्शाता है, यानी ई की वैल्यू हमें क्या दी गई है, यहाँ पे 6 वोल्ट दी गई है। ये मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया। फिर बैटरी से जब लैंप को जलाया जाता है तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक यहाँ पे क्या हो जाता है, 4 वोल्ट हो जाता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, तो जो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक है, V की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 4 वोल्ट यहाँ पे हो जाता है। तो 4 वोल्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है, यदि लैंप का प्रतिरोध 20 ओम हो, लैंप का रेजिस्टेंस यानी R की वैल्यू हमें क्या दी गई है, जो लैंप का प्रतिरोध है वो 20 ओम है। ये ओम का सिंबल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है
तो बैटरी का प्रतिरोध क्या होगा, बैटरी का प्रतिरोध हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बैटरी के प्रतिरोध को भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर ही मानेंगे और इसका मान हमें निकालना है। देखिए ये जो ऊपर हमें जो प्रतिरोध दिया है ये आपका लैंप का प्रतिरोध दिया है और हमसे यहाँ पे बैटरी का प्रतिरोध पूछा जा रहा है। तो चलिए मैं बैटरी के प्रतिरोध को यहाँ पे आर डैश मान लेता हूँ। ठीक है, आर डैश या फिर आर प्राइम इसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसी का मान हमें यहाँ पे निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, धारा I का मान निकालना होगा। और धारा I का मान कैसे निकलेगा, I इज इक्वल टू आपका एक फॉर्मूला होता है V अपॉन में R। तो V की वैल्यू हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई है 4 वोल्ट और यहाँ पे जो लैंप का प्रतिरोध दिया है वो हमें 20 ओम दिया गया है। अब देखिए चार यहाँ पे छोटी संख्या, 20 से हमें डिवाइड करना है, जीरो लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ेगा और देखिए 22 × 40 आपका हो जाएगा और सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा 0.2 और धारा को निकाल रहे तो एम्पियर में आएगी धारा। तो धारा हमने निकाल ली, क्या मिलेगी हमें 0.2 एम्पियर। चलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे 20 था, सॉल्व करने पर 0.2 एम्पियर मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। जब धारा निकल गई अब हम यहाँ पे जो लैंप, यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, बैटरी का जो प्रतिरोध है इसको हम निकाल लेंगे। बैटरी के प्रतिरोध को हमने क्या माना है, आर प्राइम माना हुआ है, आर डैश माना हुआ है, क्योंकि एक जैसे आर आर यहाँ पे लिखना सही नहीं लगा इसीलिए मैंने यहाँ पे आर प्राइम मान लिया। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे E माइनस वी और अपॉन में आई। ठीक है, तो E की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 वोल्ट है, V की वैल्यू हमारे पास 4 वोल्ट और अपॉन में I की वैल्यू को जस्ट अभी हमने निकाला 0.2 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 6 में से 4 जाएगा 2 और नीचे आपका 0.2 दिया है, पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक संख्या 2 तो ऊपर आपका एक जीरो बढ़ जाएगा। अब क्या बचा, केवल 20/2 बचा हुआ है, पॉइंट तो यहाँ से हट ही गया। तो 2 × 2 और 2 × 20, 10 और प्रतिरोध को निकाल रहे हैं तो ओम, तो 10 ओम ये बैटरी का प्रतिरोध हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं 10 ओम कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। अगर आपने प्रैक्टिस की है ना ये सब क्वेश्चन आप यहाँ पे मात्र 20 से 25 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। देखिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ इसलिए टाइम लग जाता है, क्योंकि देखिए आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मुझसे स्टार्टिंग से नहीं पढ़ रहे होंगे और पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन डिटेल में बताता हूँ। नहीं तो ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि मैं क्वेश्चन को देखूँ और तुरंत आपको आंसर बता दूँ, सॉल्व करने की भी ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इतना डिटेल में बताता हूँ। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 20 सेकंड का टाइम मैंने आपको दिया है और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन है कि अमोनिया को निम्नलिखित में से किस पर गुजार कर हाइड्रोजन यानी H2 गैस प्राप्त होती है। ऑप्शन ए दिया है रक्त तप्त रजत, ऑप्शन बी रक्त तप्त तांबा, ऑप्शन सी रक्त तप्त सोडियम और ऑप्शन डी दहकता कोयला। ठीक है, सबसे पहले आप लोग अपना आंसर बताइए और जब मैं आपको आंसर बता दूंगा उसके बाद आपको आंसर यहाँ पे नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए मैंने आपको जितना पढ़ाया हुआ है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज कराई है वो, जो चैप्टर पढ़ाए हैं वो, और जो अलग से जो टेस्ट में मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ वो, अगर ये सब आप लोगों ने पढ़ा है, रिवाइज किया है तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है। और देखिए आप लोग मैथमेटिक्स की बहुत बात करते हैं, तो देखिए मैथमेटिक्स का भी मैंने मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट कराया है। चैनल पर जाइएगा, 2022 की मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, सब कुछ मैंने आपको कराया है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो सब मैंने आपको कराया है। मैंने आपको पहले ही कई बार कहा, जितना पढ़ाया है अगर आपने पढ़ा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रक्त तप्त सोडियम हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कैसे, चलिए मैं आपको यहाँ पे रिएक्शन करके बता देता हूँ। तो जब रिएक्शन कराएंगे 2NH3, ठीक है, 2NH3 प्लस 2Na गेप्स, आपको यहाँ पे मिलेगा 2NaNH2 प्लस यहाँ पे आपको हाइड्रोजन गैस H2 मिलेगी। ये गैस का सिंबल भी मैंने यहाँ पे बना दिया।
तो ध्यान रखिएगा क्या होगा, रक्त तप्त सोडियम। ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे समझने लायक कुछ है नहीं, आपको ये लर्न नहीं करना होगा। अगर समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा आपको कंफ्यूजन भी होगी, तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। ये आपकी बुक में क्वेश्चन नहीं दिया गया है, ये अदर बुक का क्वेश्चन है। जब चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया हुआ था इंपॉर्टेंट गैसेस वाला, वहां पे ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 15 सेकेंड का टाइम मैंने आपको दिया है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना तथा दोपहर के समय श्वेत दिखाई देना या किस घटना पर आधारित है? ध्यान रखिएगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर, ऑप्शन बी प्रकाश के अपवर्तन की घटना पर, ऑप्शन सी प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना पर, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, हर एक बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। इसी क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन हैं। एक तो ये कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना ये किस घटना पर आधारित है, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि दोपहर के समय जो सूर्य का रंग है वो श्वेत दिखाई देता है, ऐसा इसका कारण क्या है, ये किस घटना पर आधारित है? सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? टाइम आपका कंप्लीट हो चुका है, ऑप्शन सी होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। अब देखते हैं आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से पोटेशियम परमैंगनेट में मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए +4, ऑप्शन बी +7, ऑप्शन सी +8 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन कराया है। देखिए मैं आपको यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला बता देता हूँ, आप लोगों को अगर नहीं पता हो तो यहाँ पे हिंट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, KMnO4 होता है। अब इसमें आपको मैंगनीज यानी Mn की ऑक्सीकरण संख्या को निकालना है, तो चलिए आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। देखिए K से मतलब पोटेशियम, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। फिर उसके बाद Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, प्लस लगाएंगे, यहाँ पे Mn को X मान लेंगे क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। फिर प्लस का साइन, O4, O से मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, और कितने ऑक्सीजन 4 हैं, तो 4 × -2 करेंगे -8 मिलेगा, -8 और ये प्लस प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, ऊपर से प्लस का साइन हटेगा और यहाँ पे माइनस लगेगा 8 और इज इक्वल टू 0, क्योंकि KMnO4 के ऊपर कोई चार्ज तो है नहीं। अब आगे सॉल्व करेंगे X। अब देखिए यहाँ पे ये -8 और आगे आपका +1 दिया है, तो सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा और सॉल्व करने पर -7 मिलेगा, क्योंकि -8 यानी माइनस का साइन बड़ा और +1 यानी प्लस का साइन छोटा है। सो ऊपर आपको क्या मिलेगा, x - 7, ठीक है, x - 7 और इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में x इज इक्वल टू बराबर के इधर 0 तो है ही, यहाँ पे -7 है, इस इधर भेजेंगे तो +7 हो जाएगा, 0 + 7 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, +7 ही तो मिलेगा, यानी x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, +7 मिल जाएगी। तो +7 यही यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या का मान हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट में। सो कहाँ पे दिया, +7, ऑप्शन बी में दिया गया, ठीक है। देखिए ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड सभी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, करीब 70 से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अगर आपने स्टार्टिंग से पढ़ा है सभी क्वेश्चन आपने किए होंगे, और 2 वीडियोस तो मैंने अलग से बनाई हुई है जहाँ पे मैंने आपको केवल और केवल ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन कराए, टेस्ट में कराया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में कराया हुआ है। सो देखिए अगर आपने स्टार्टिंग से मुझसे अपनी स्टडी की है ना, तो जब आप पेपर दे के आएंगे तो आप यही बोलेंगे कि मेरा पेपर अच्छा हुआ, और अगर नहीं की है स्टार्टिंग से स्टडी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि फिर आप अपना देखिए, अगर स्टार्टिंग से स्टडी नहीं की है तो फिर आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा। तो मैं आपको यही कहूँगा कि जो बचे हुए दिन है ना, जितना मैंने पढ़ाया एक बार देख लीजिएगा, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप पढ़ लीजिएगा, वैसे जितना पढ़ाया सब इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको आज की इस वीडियो में कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप अपना स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और निगेटिव मार्किंग के साथ में बताइएगा। देखिए क्या कीजिएगा, जब स्कोर बताइएगा ना तो वहाँ पे आपने कितना सही किया वो बताइएगा और कितना गलत किया वो बताइएगा, मैं समझ जाऊँगा, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।